Assalamu alaikum everyone. It's me, Kuratulan, a clinical psychologist and interpersonal therapist. Uh, Recently, we have started our course on particularly history taking and report writing. Okay. So today we are going to talk about what actually clinical interview is. ठीक है या बजाते खुद इंटरव्यू है क्या इंटरव्यू के भी डिफरेंट पर्टिकुलर पार्ट्स हैं? अगर हैं तो फिर उनकी क्या क्या एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं, हम उन्हें कैसे लेके चलते हैं? क्वेश्चन की बात की जाए तो क्या देयर आर पर्टिकुलर नेचर ऑफ क्वेश्चंस जो कि हमें पूछने चाहिए, किस तरीके से पूछने चाहिए? ठीक है, ये कुछ पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अगर बीइंग अ थेरेपिस्ट या बीइंग अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आप एक इंटरव्यू में बैठे हैं तो क्या आपका एक पर्टिकुलर डेकोरम, आपका एक पर्टिकुलर एटीट्यूड होना चाहिए टू डील विद द क्लाइंट और द पेशेंट। ठीक है, तो आज हम इस चीज को कवर करेंगे बेसिकली कि क्लिनिकल इंटरव्यू बजाते खुद एक अम्ब्रेला टर्म है, तो इसमें हम क्या चीजें इंक्लूड करते हैं, क्या चीजें देखते हैं। ठीक है, सो बेसिकली जब हम इंटरव्यू की बात करते हैं, क्लिनिकल इंटरव्यू की बात करते हैं, ये वो टाइम पीरियड होता है जब क्लाइंट इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ द प्रॉब्लम आपके पास आता है। ठीक है, फॉर द सजेशन और फॉर द गाइडेंस और फॉर द यू कैन से द रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, क्लाइंट आपके पास आ गया, आपने उससे इंफॉर्मेशन लेना शुरू की। एट दैट वेरी पर्टिकुलर मोमेंट आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो गया, इसको हम कहते हैं ओपनिंग इंटरव्यू। ठीक है, ओपनिंग इंटरव्यू बजाते खुद समटाइम्स 2 to 3 सेशंस तक भी चलता है, 4 to 5 तक भी सुनने में आया है। ठीक है, ये बहुत वेरी करता है ऑन द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ द क्लाइंट एज वेल एज टुवर्ड्स योर रैपो बिल्डिंग फॉर द क्लाइंट। ठीक है, देन आ जाता है कि आपका जो फर्स्ट इंटरव्यू होता है, बेसिकली वो फर्स्ट इंटरव्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों कंसीडर किया जाता है? क्योंकि एट दैट मोमेंट जब पेशेंट या क्लाइंट आपके डोर से अंदर आया तो एक चीज याद रखिएगा, आपका उसके साथ रिलेशनशिप बनना स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब वहां पर बहुत मैटर करता है आपका एटीट्यूड, आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन, इवन वे ऑफ यू सिटिंग एज वेल। ठीक है, तो वहां पर क्या है, ये चीज इंपॉर्टेंट होती है। जैसे ही क्लाइंट आपके डोर से अंदर आया, यू हैव टू बी मोर एक्टिव। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब वो आपके पास आ रहा है, यू हैव टू बी केयरफुल टू ऑब्जर्व द क्लाइंट, यू आर गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हिम। ठीक है, अब जब पेशेंट थेरेपिस्ट के पास आता है, यू हैव टू ग्रीट। ठीक है, आप उसे गेस्चर दो, उसे बैठने को कहो, उसे कंफर्टेबल फील कराओ। ठीक है, समटाइम पेशेंट आपके पास बहुत डेवस्टेटिंग कंप्लेन्स के साथ भी आता है। ठीक है, तो वहां पर डोंट बी अ जजमेंटल पर्सन। जज करने को सोसाइटी है, और अगर आप भी वहां बैठकर स्टीरियोटिपिकली जज ही करोगे तो आप में और बाकी लोगों में कोई फर्क नहीं रहेगा। ठीक है, लिसन हिज साइड। उसके बाद आ जाता है आपके नेक्स्ट जितने इंटरव्यूज चलते हैं, जिसमें बेसिकली आप यूं समझ लो कि स्मॉल टॉक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, या आप एक मैनेजमेंट की तरफ आना शुरू हो जाते हो फॉर द पर्सनस लाइफस्टाइल, तो उसको हम कहते हैं सब्सिक्वेंट इंटरव्यूज। ठीक है, या लेटर इंटरव्यूज भी समटाइम इसको कहा जाता है। ड्यूरिंग दिस होल प्रोसेस, चाहे वो आपका इनिशियल इंटरव्यू है, चाहे वो आपके सब्सिक्वेंट इंटरव्यूज हैं, एक चीज हमेशा याद रखें, जब तक क्लाइंट आपके पास आता रहेगा तब तक आपकी रेपो उसके साथ डेवलप होती रहेगी। You have to be very conscious about yourself, about the relationship towards the client. अच्छा, अब यहाँ पर सब्सिक्वेंट इंटरव्यूज में एक टर्म बहुत ज्यादा हमें सुनने को मिलती है, आपको भी मिलेगी, वो है ट्रांसफेरेंस। पेशेंट अक्सर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आप एक इंसान को समझना शुरू कर देते हो और उसे ये एहसास होने लगता है कि मुझे सुना जा रहा है, मुझे समझा जा रहा है,
ठीक है, तो वहां क्या होता है, वहां ऑटोमेटिकली थोड़ा सा डिजायरेबल रिलेशनशिप की तरफ इंसान जाना शुरू हो जाता है। ठीक है, क्या है, आप तो मुझे मेरी आप ही जैसी लगती हैं, आप बिल्कुल मेरी अम्मा जैसा मेरा ख्याल करती हैं, आप मेरी बात समझती हैं। यहाँ क्या है, यहाँ आपकी ट्रांसफेरेंस डेवलप हो रही है। ठीक है, सब्सिक्वेंट इंटरव्यूज में हमेशा याद रखें, दे आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ योर क्लिनिकल इंटरव्यू। You have to avoid any kind of diverting situation. ठीक है, जो आपका थेरेपेटिक रिलेशनशिप डिस्टर्ब करे, आपने हर उस चीज से बचने की पूरी कोशिश करनी होती है। ठीक है, समटाइम्स स्टूडेंट्स आते हैं हमारे पास और आकर ये कहते हैं कि मैम अब वो तो डिस्कस नहीं करना चाह रहा, पेशेंट ज्यादा बातें नहीं कर रहा, इसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, एट द वेरी बिगिनिंग जरूरी नहीं है इंसान अपनी जिंदगी की सारी किताब आपके सामने खोल के रख दे। ठीक है, किसी को अपने आप की कहानी बताना बहुत मुश्किल होता है, अपनी आप बीती सुनाना बहुत मुश्किल होता है, उसके लिए बहुत जरूरी होता है टू डेवलप द ट्रस्ट। ठीक है, वो बात नहीं कर रहा, आप बात करना शुरू करो, चीजों को डिसॉल्व करना शुरू करो, गैप को थोड़ा थोड़ा खत्म करना शुरू करो, उसे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करो। ठीक है, ट्राई टू मेक हिम बिजी। ठीक है, ट्राई टू मेक हिम अकोमोडेटेड, उसे ये एहसास दिलाओ पेशेंट को दैट आई एम हियर टू बी वेरी केयरफुल अबाउट यू। ठीक है, अब समटाइम्स पेशेंट इवन थेरेपिस्ट को डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करके प्लीज करने की भी कोशिश करते हैं। ठीक है, समटाइम्स एडवांटेज लेने की भी कोशिश करते हैं, जैसे अगर फॉर एग्जांपल आप प्रैक्टिस करते हो फाउंटेन हाउस में, दैट्स अ वेरी डोमिनेटिंग कम्युनिटी देयर, वहां पर आपको देखने को मिलेगा, स्पेशली जो एडिक्शन यूनिट है, पेशेंट आकर आपको कहेगा आप बिल्कुल हमें ना हमारी बाजी जैसी लगती हैं, आप सर से बात करें प्लीज। ठीक है, हमें एक डोज दे दें, थोड़ी सी दे दें, अच्छा आप ना इतना कर दें, अच्छा आप घर बात करवा दें। ये क्या है, ये आपकी लैक ऑफ असर्टिवनेस को इंडिकेट कर रहा है। पेशेंट को मैनेज करना सीखो, उसे टुवर्ड्स द टॉपिक रखो, थेरापेटिक रिलेशनशिप को डिस्टर्ब होने से रोको। ठीक है, यू हैव टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ कन्वेंशनल प्लेजेंट्री अप्रोचेस। फैमिली आ गई है, सर्दियों में नॉर्मली होता है गजरेला लेके, वहां पर बहुत ज्यादा ये देखने को मिलता है हमें। ठीक है, तो आपको उसको अवॉइड करना है। ये हर तरह की ट्रांसपेरेंस या काउंटर ट्रांसपेरेंस डेवलप होने से रोकना बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन योर इंटरव्यू, इन योर थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप। ठीक है, जितना कंफर्टेबल रखते हुए पेशेंट को उससे इंफॉर्मेशन लेते हुए चीजों को मैनेज करोगे, ठीक है, एक जोन बना लो, उस जोन से बाहर हर इंसान से बात करो। पेशेंट है तो उसको एक येलो जोन दे दो। ठीक है, उससे आगे आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं होनी चाहिए। आपकी लाइफ के इंटेग्रल पार्ट्स आपके पेशेंट तक नहीं जाने चाहिए। ठीक है, समटाइम्स ऐसा भी होता है कि पेशेंट्स को अपनी रियलिटी को शेयर करने में बहुत प्रॉब्लम होता है। ठीक है, अब अगर सामने फॉर एग्जांपल, अब नॉर्मली एमएससीपी जिन स्टूडेंट्स ने किया हुआ है, जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, ट्रेनी साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं, नॉर्मली दे आर अराउंड 25 years old। अब वो बंदी जो पेशेंट है, नॉर्मली बाइपोलर मैनिक एपिसोड के साथ है, ठीक है, एक्यूट यूनिट में अगर वो एडमिट है, तो वो आपसे बात करते हुए सोचेगी जरूर कि ये तो 25 साल की, इसको क्या पता। तो वहां पर आपका एटीट्यूड मैटर करता है। यू हैव टू बिहेव लाइक अ साइकोलॉजिस्ट। किताबें पढ़ लेने से, डिग्री ले लेने से आप साइकोलॉजिस्ट नहीं बन जाते। एक और चीज आपको ऐड करनी होती है, दैट इज योर बिहेवियर एज अ साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, बीइंग अ थेरेपिस्ट आपने ऐसी सिचुएशन को रिट्रीव करना होता है। ठीक है, आपने उन्हें कहना होता है कि देखिए ये मेरी पर्सनल लाइफ है, आप इस पे मत जाएं,
मेरी एज कितनी है इस पे मत जाएं, मैं इस चीज में माहिर हूं, मैं आपकी मदद करने के लिए यहाँ बैठी हूँ, आई वॉन्ट टू हेल्प यू। अगर आप मुझे नहीं बताएंगी तो मैं आपकी हेल्प कैसे करूंगी, चीजों को रिजॉल्व कैसे करूंगी। ठीक है, लेट्स जस्ट टॉक अबाउट इट। ठीक है, इस तरह से आप पेशेंट को लेकर चलते हो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। आप उसके रेजिस्टेंस को, आइदर उसकी साइलेंस को डिसॉल्व करने की कोशिश करते हो। ठीक है, फिर आ जाता है जिस तरह हमने बात की, आप मैनेज करते हो फ्लो ऑफ योर टॉक, फ्लो ऑफ योर कम्युनिकेशन। समटाइम्स जिस तरह मैंने आपको बताया, पेशेंट अब बहुत रेजिस्टिव भी होता है। ट्रॉमा से स्पेशली जो विक्टिम सफर किए होते हैं वो बहुत ज्यादा साइलेंट होते हैं, रेजिस्टिव होते हैं टुवर्ड्स टॉकिंग अबाउट एनी काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, आपको एक ऐसी एक्सट्रीम भी देखने को मिलेगी। तो ऐसी सिचुएशन में आपको बाकायदा चीजों को मैनेज करना पड़ता है। ठीक है, आप उससे बात कर रहे हो, बिल्कुल ऐसे समझो जैसे ये अभी बात नहीं करना चाहता, एक नाराज बच्चे की तरह है जिसको मैंने मनाना है, लेकिन मुझे असर्टिव भी रहना है। ठीक है, आपको एक फ्लो को खुद डायरेक्ट करना है। ठीक है, यू हैव टू डायरेक्ट योर वर्बलाइजेशन, योर वर्ड्स, योर एक्शंस। ठीक है, उसे ये रियलाइज कराना कि जिंदगी यहाँ खत्म नहीं होती, वी कैन रिजॉल्व दीज थ्रेड्स। ठीक है, तो इस तरह से आप चीजों को मैनेज करते हो। इस प्रिंसिपल को नॉर्मली हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्टिव फोकसिंग, जहां पर आप बातों के बीच से बातें करते करते, निकालते निकालते उसके सामने एक ऐसा घेरा बनाना शुरू कर दो कि क्लाइंट बजाते खुद चीजों को चैनल करते हुए, एनालाइज करते हुए आपको अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करना शुरू हो जाए कंफर्टेबली। ठीक है, वहां आप चीजों को गोल डायरेक्टेड मैनर में चैनल करते हो। ठीक है, उसके बाद अब क्या होता है, समटाइम्स जब हम पेशेंट हमारे पास आते हैं, स्टूडेंट इवन हमारे पास आते हैं, वो हमें आके कहते हैं मैम चैनल तो कर लें, लेकिन हाउ वी कैन मेक देम कंफर्टेबल कि हाँ हम आपको सुन रहे हैं, हम आपको समझ रहे हैं, हमें आपकी चीजें समझ आ रही हैं, हम कैसे ये चीज उन्हें रियलाइज करें। ठीक है, इसको हम कहते हैं इनकलकेटिंग द इनसाइट। गोल डायरेक्ट करना है तो कैसे करना है, पेशेंट से इंफॉर्मेशन निकलवाते जाना है तो कैसे निकलवाना है, तो उसके कुछ ये पर्टिकुलर टेक्निक समझ लो, पॉइंट समझ लो, ये मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। समराइजेशन, समराइजेशन इज अ मेथड जहां पर जब आप एक पर्टिकुलर टॉपिक पे बात कर चुके होते हैं, पेशेंट के साथ आपकी डिबेट हो रही होती है, तो एट द वेरी सर्कमस्टेंशियल पॉइंट आप जाकर उन्हें कहते हैं कि ठीक है, हमने यहाँ तक आज जो बात की है, लेट मी जस्ट समराइज द होल थिंग, ताकि हमें समझ आ सके, मुझे भी अंदाजा हो सके कि क्या जो मैंने समझा है इस सेशन में, क्या वो सही है या हम कहीं पर कोई चीज मिस कर गए हैं। ठीक है, इस तरह से आप इवन अपना पर्टिकुलर सेशन टर्मिनेट भी कर सकते हो इजीली। ठीक है, उसके बाद आ जाता है रीस्टेटिंग। रीस्टेटिंग में होता है बेसिकली आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, अगर पेशेंट आपसे बात कर रहा है वेरी इन द वेरी बिगिनिंग स्टेज, तो आप वहां पर बार बार उनके पर्टिकुलर पॉइंट्स को रीस्टेट करते हो कि अच्छा आप ये कह रही हैं, एग्जैक्ट वर्ड्स को कोट करते हो। इससे पेशेंट को लगता है, उसे रियलाइज होता है दैट दिस पर्टिकुलर इज पर्सन इज एक्चुअली एन एक्टिव लिसनर, ये तो मुझे सुन रहा है, ये मुझे सुनना चाहता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है रिफ्लेक्टिंग। रिफ्लेक्शन इज पर्टिकुलरली काइंड ऑफ रीस्टेटिंग, लेकिन इसमें इमोशनल कंपोनेंट भी आ जाता है। आप कहते हो ओ माय गॉड, मैं समझ सकती हूँ, आप इस सब से गुजरे थे, आप इस सब के बारे में मुझसे बात कर रहे हैं ना, ठीक है मैं समझ सकती हूँ, आप इस पर्टिकुलर सिचुएशन से गुजरे हैं। ठीक है, ये क्या है, रिफ्लेक्शन है, आप इसमें पेशेंट के साथ एक इमोशनल कंपोनेंट भी ऐड कर रहे हो ड्यूरिंग योर कम्युनिकेशन। ठीक है, उसके बाद आ जाता है एस्टैब्लिशिंग द कनेक्शंस। ये बेसिकली यूं समझ लो एक एक्टिविटी है
और ये बहुत मजे की एक्टिविटी होती है विद द एडल्ट पेशेंट्स। जब आप उनके साथ काम कर रहे हो और आप उनको पर्टिकुलर सिचुएशंस पे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक चार्ट बनाकर दो और आप उनसे बोलो कि ठीक है, इस तरह से ये चीजें होती चली गई और हमारा ये प्रॉब्लम डेवलप हो गया। ठीक है, जैसे रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं, इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं ड्यूरिंग द मैरिज। ठीक है, आप वहां पर ये कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं इनको डिसॉल्व करने के लिए इस तरह से कॉन्ट्रडिक्टरी कनेक्शंस को शो करते हो ताकि वो चीजें हम रिजॉल्व कर सकें। ठीक है, उसके बाद आ जाता है मेंटेनिंग द टेंशन इन द इंटरव्यू। अच्छा, दिस इज वेरी इंटेग्रल पार्ट ऑफ द इंटरव्यू। जिस तरह से मैंने आपको बताया, यू हैव टू बी असर्टिव, बिहेव लाइक अ थेरेपिस्ट। अब उसमें मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप जो है वो गोल मटोल चश्मा लगाकर बैठ जाओ और आप ये कहो कि ओके ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। यू हैव टू बी assertive as well as being a friend। अब फ्रेंड से ये मुराद नहीं है कि आप उनके साथ चाय पीने बैठ जाओ। इससे मुराद ये है यू हैव टू बी नॉन जजमेंटल। उसको जज नहीं करना, लेकिन हाँ, उसे उस जोन से बाहर नहीं निकलने देना जो जोन आपने ड्यूरिंग द थेरापेटिक रिलेशनशिप डेवलप किया है, ताकि वो आपसे आउट ऑफ द बाउंड्री बात ना करे। ठीक है, आप उस इंफॉर्मेशन पे रह सको, आप उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सको जो वो फेस कर रहा है। ठीक है, एक्सटेंडिंग द मयर्ड सपोर्ट। अब इसमें क्या होता है, आप बकायदा एक पर्सन के लिए एक मैनेजमेंट प्लान डेवलप करते हो फॉर हिज और हर प्रॉब्लम जिसके लिए वो आपके पास आया है। हर पर्सन के लिए, लेट मी टेल यू, मेरे पास ऐसे केस रिपोर्ट्स आते हैं जिनमें मैनेजमेंट प्लान जो अटैच हुआ होता है वो एक ही बाइपोलर डिसऑर्डर का मैनेजमेंट प्लान सबके साथ लगा होता है। ऐसा नहीं है। स्टूडेंट्स को इस चीज से अवेयर होना चाहिए कि हर पर्सन का मैनेजमेंट प्लान दूसरे से डिफर करता है, क्योंकि हर पर्सन की रीजन ऑफ द प्रॉब्लम वेरी करती है। ठीक है, अगर पर्सन ए का रीजन ऑफ प्रॉब्लम ये है कि उसकी फैमिली उसे सपोर्ट नहीं कर रही थी, उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी कम था, ठीक है, लेटर ऑन उसको कुछ इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स भी फेस करने पड़े, उसकी वजह से उसे डिप्रेशन हो गया, तो उसका रीजन ऑफ प्रॉब्लम डिफरेंट हो गया, बजाय उस पर्सन के जिसका के रिसेंटली डाइवोर्स हुआ। डाइवोर्स की रीजन क्या थी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स थे स्पाउस के। ठीक है, एक डेजोल्यूट कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ये सब कुछ हुआ। ठीक है, उसकी जॉब चली गई, ठीक है, जॉबलेस हो गया, ये सारी चीजें, तो उसका प्रॉब्लम दूसरे से वेरी करता है। डिप्रेशन में दोनों गए, लेकिन रीजन ऑफ द प्रॉब्लम वेरी कर गई। अब यहाँ आपको जो सपोर्ट उसे प्रोवाइड करनी है, दैट विल बी इंडिविजुअलाइज्ड। ठीक है, उसके बाद कन्फ्रंटेशन। कन्फ्रंटेशन इज अ काइंड ऑफ इनसाइट इनकलकेशन, जहां पर बेसिकली हम एक पेशेंट को ये रियलाइज कराते हैं कि जो रियलिटी चेक वो कर रहा है मे बी वहां कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर पेशेंट आके आपको कहता है कि सारे मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, ये कर रहे हैं, सब मुझ पे हंसते हैं, तो आप उसको एक क्लास में ले जाओ या एक ग्रुप में ले जाओ। ठीक है, और चेक रख लेना वैसे उससे पहले कि क्या पेशेंट की सिचुएशन इतनी कंपोज्ड है कि उसको लोगों के साथ क्या जाए। दो तीन थेरापिस्ट रखो और उसके सामने उन्हें ले जाओ और उनको बोलो कि बताएं जी, आपको कुछ लग रहा है कि ये हंस रहे हैं आप पे, या आपको लगता है कि इसके फेस पे कुछ ऐसा है कि इसको देख के हंसा जाए। अब वो थेरेपिस्ट तो कहेंगे कि नहीं, हमें तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, ये तो बिल्कुल ठीक है, हमारे जैसी हैं। अब ये क्या हुआ, आपने उन्हें कन्फ्रंट किया कि देखें, आप ऐसा कह रहे हैं लेकिन बाकी तो ऐसा नहीं कह रहे, तो इसका मतलब कि प्रॉब्लम कुछ कुछ हमारे बीच चल रहा है। ठीक है, प्रॉब्लम कुछ ऐसा है जो कि शायद सिर्फ हमसे लिंक है, बाकी लोगों से नहीं है। अब ये क्या है, आप उसको कन्फ्रंट कर रहे हो इजर्टिवली। ठीक है, और इसी चीज को लेते हुए, इन्हीं सब चीजों को लेते हुए आप एक बकायदा उनके सामने एक इंटरप्रिटेशन ड्रॉ करते हो, एक रिजल्ट ड्रॉ करते हो कि देखो, ये प्रॉब्लम्स जो थे इनकी रीजन ये निकली है, ये फैक्टर्स थे आपकी लाइफ में जो इसकी रीजन बन गए। ठीक है, अच्छा, उसमें जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि आप डिफरेंट एक्टिविटीज कर सकते हो क्लाइंट के साथ डील करते हुए, आप उसको कंफर्टेबल फील कराने के लिए।
इन द वेरी बिगिनिंग आप चीजों को इस तरह लेके चल सकते हो। ठीक है, समटाइम पेशेंट आपके पास आता है बहुत कंफर्टेबल होता है आपसे बात करते हो, वहां तो चले आपने निकाली हिस्ट्री टेकिंग शीट और आप हिस्ट्री लेने लग गए, चीजें पूछने लग गए, ठीक है, रिकॉर्ड करने लग गए, आपके लिए बिजी हो। लेकिन समटाइम ऐसा नहीं होता, बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा नहीं होता। वहां क्या है, स्पेशली जब एडोलेसेंट पेशेंट्स होते हैं या अर्ली एडल्ट्स होते हैं, तो वहां पर प्रॉब्लम्स थोड़े से डिफरेंट होते हैं, थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, क्योंकि वो एज ग्रुप ऐसा होता है, वो स्ट्रगलिंग एज ग्रुप होता है। ठीक है, बहुत सी चीजें बदल रही होती हैं, लाइफस्टाइल चेंज हो रहा होता है, दोस्त बदल रहे होते हैं, सोशल कनेक्शंस बदल रहे होते हैं, ठीक है, फैमिली के साथ रिलेशनशिप बदल रहा होता है आपका, आपकी इवन हार्मोनल चेंजेस चल रहे होते हैं, आप मेच्योरिटी की तरफ आ रहे होते हो। तो ये सब चीजें मिल मिला के इंडिविजुअल को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर देते हैं। तो वहां उसके साथ एकोमोडेट होने के लिए यू कैन यूज डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोजेक्टिव असेसमेंट्स एज वेल। अब असेसमेंट्स में ये नहीं है कि आप उसके साथ टेस्ट खोल के बैठ जाओ, नहीं। प्रोजेक्टिव असेसमेंट्स इसलिए रिकमेंड की जाती हैं क्योंकि उनमें ये स्टैंडर्डाइज सेटिंग की जरूरत नहीं। आप क्लाइंट को कंफर्टेबल फील कराते हुए आप उसको बतौर एन एक्टिविटी ये चीजें करा सकते हो, जिसमें आप उसके सबकॉन्शियस को, आप उसके अनकॉन्शियस को उसको बताए बगैर, आप उसको रियलाइज किए बगैर, आप उसके साथ कम्युनिकेशन भी डेवलप कर रहे हो, आपका उसके साथ रेपो भी डेवलप हो रहा है, और आप उसके साथ एक असेसमेंट प्रोसेस के थ्रू थ्रू चीजों को चेक भी करने लग गए। अब उसमें कौन कौन से टेस्ट आ जाते हैं, उसमें थेमेटिक परसेप्शन टेस्ट आ जाता है, अगर बच्चे हैं स्पेशली प्रायर टू द एज ऑफ 10 है तो आप वहां पर चाइल्ड ए परसेप्शन टेस्ट यूज कर सकते हो। ठीक है, आप रोशा इंक ब्लॉट टेस्ट यूज कर सकते हो, हॉल्समैन इंक ब्लॉट टेस्ट यूज कर सकते हो। नॉर्मली हाउस ट्री पर्सन बहुत ज्यादा कराया जाता है। वीपीटी बहुत कम लोगों को आता है, बट इट्स अ वेरी गुड टेस्ट, वर्बल प्रोजेक्टिव टेस्ट। ठीक है, वर्बली ये सारा टेस्ट होना होता है, और आप क्लाइंट को बहुत कंफर्टेबली चीजों से डेजोल्यूट कराना शुरू कराते हैं, आप उसकी साइलेंस को, उसकी रेजिस्टेंस को। क्योंकि देखो, अगर एक इंडिविजुअल चीजों को फेस कर सकता होता, ठीक है, रियलिटी को फेस कर सकता होता, तो वो आपके पास आता ही क्यों? प्रॉब्लम आया ही तब जब रियलिटी को कोप नहीं कर पा रहा, उसके डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं, जो आप सब में से बहुत से स्टूडेंट्स ने पढ़े होंगे। अब वो डिफेंस मैकेनिज्म्स जो उसने कोपिंग के तौर पे यूज किए हैं, बेसिकली वो डिफेंस मैकेनिज्म्स ही तो उसे कोप नहीं करने दे रहे थे। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो उसकी पर्सनालिटी का पार्ट बनते जा रहे हैं। हम उन्हीं डिफेंस मैकेनिज्म्स को डिसॉल्व करेंगे, उसी रेजिस्टेंस को हम डिसॉल्व करेंगे। उसके डिफरेंट तरीके हैं, जिनमें से कुछ मैंने आपके साथ शेयर भी किए हैं। ये एक एक्टिविटी है जो आप उनसे करा सकते हैं, मैंने ये हाउस फ्री पर्सन का एक एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, लेटर ऑन आप उससे क्वेश्चन भी कर सकते हो कि अच्छा ये घर जो आपने बनाया है ये किसका है, ये अंदर से कैसा देखने में लगता है, अच्छा कौन कौन रहता है इस घर में, अच्छा इसमें कोई सीक्रेट रूम भी है जिसमें कुछ कुछ छुपाते हो, कुछ रखते हो, अच्छा क्या क्या रखा हुआ है उसमें मुझे बताओगे आप? ठीक है, अच्छा बाकी रूम्स में कौन कौन रहता है, अच्छा इसके फर्नीचर का कलर क्या है, अच्छा आपने ये जो घर बनाया है, ठीक है, बच्चे अगर स्पेशली होते तो हम उनसे पूछते हैं कि अच्छा इसका इस घर का कलर कैसा है, अच्छा इसमें गार्डन भी है, ठीक है, उसमें फ्लावर्स भी हैं, ठीक है, ये कुछ चीजें हैं जो आप उनसे पूछते हो। तो बीइंग अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हमें अंदाजा होता है that these particular descriptions have their own interpretations। ठीक है, टर्मिनेटिंग द इंटरव्यू, हर इंटरव्यू ये नहीं है कि पेशेंट आपके पास पहली दफा आया आप हिस्ट्री लेके उससे कहें कि ठीक है कल आना, ऐसा नहीं है। आप उसको थोड़ा सा काउंसल करते हो, उसके सामने चीजों की थोड़ी सी डिबेट रखते हो कि देखो मुझे आपका प्रॉब्लम तो समझ में आ गया है, अब हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये प्रॉब्लम आप में ग्रो किया है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कल अब एक पेशेंट आया, ही वॉज 11 years old, a beautiful child with some special needs।
और उसकी मदर आकर और मुझे ये कह रही है कि आपका ना मुझे फलां सर ने बताया था, तो मेरा बच्चा ठीक तो हो जाएगा। तो मैंने उन्हें कहा, जब मैंने रिपोर्ट्स वगैरह चेक की, तो मैंने उन्हें बताया कि देखें, आपका बच्चा ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर कमजोर है। अगर ये 11 साल का है तो ये 11 साल का सिर्फ जिस्मानी तौर पे है। जहनी तौर पे ये आज भी 2.5-3 साल का बच्चा है, जिसे चम्मच पकड़ के खिलाना भी आपने खुद है, जिसकी सॉक्स भी आपने चेंज करनी है, जिसको वॉशरूम भी आपने लेके जाना है। ठीक है, अब वहां पर मैं क्या कर रही हूँ, मैं उनको रियलाइज करा रही हूँ दैट दिस इज द रियलिटी चेक। तो मैंने उन्हें बताया कि चूंकि आपका बच्चा अब 10-11 साल का है, अब मेरे पास आ रही हैं, तो मुझे कम से कम 10 महीने दें, इस पे काम करने दें, उसके बाद हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ कितनी बेहतरी आई है। ठीक है जी। अच्छा गाइस, मुझे 1 मिनट का ब्रेक ने, मैं आ रही हूँ। ऑल राइट, आई एम सॉरी फॉर द ब्रेक। अच्छा, जब हम इंटरव्यू टर्मिनेशन की बात करते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, तो वहां मुझे इस चीज का उन्हें एक्नॉलेज कराना पड़ा कि देखें, आपका बच्चा 10-11 साल का है, तो मुझे एटलीस्ट 10 महीने चाहिए ताकि मैं इसके साथ काम कर सकूं, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम देख सकें कि कहाँ कहाँ चीजों में बेहतरी आ रही है। ठीक है, तो इस तरह से आप इंटरव्यू को, हर पर्टिकुलर इंटरव्यू को टर्मिनेट करते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, देन आ जाता है कि क्या पर्टिकुलरली एक थेरेपिस्ट का ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर सेटिंग, क्या उनके लिए कोई पर्टिकुलर, यू समझ लो कि पर्सनालिटी रिक्वायरमेंट्स होती हैं ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर सेटिंग, कि जो एक थेरेपिस्ट में होनी चाहिए टू वर्क एज अ थेरेपिस्ट, टू वर्क एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, तो यस, देयर आर, फॉर एग्जाम्पल, आप में सेंसिटिविटी होनी चाहिए। ठीक है, आप में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, आप ऑब्जेक्टिव हों, जिस तरह मैंने आपको बताया, यू हैव टू बी अ नॉन जजमेंटल पर्सन, सब्जेक्टिव नहीं होना आपको। ठीक है, एम्पथी होनी चाहिए। सिंपथी क्या है? सिंपथी और एम्पथी में बहुत डिफरेंस है। एम्पथी ये है, बल्कि पहले सिंपथी को समझते हैं। सिंपथी क्या है? एक इंसान के साथ बुरा हुआ, उसका एक्सीडेंट हुआ, मैंने उसे देखा, उसकी हालत को देखा, और मुझे लगा यार, इसके साथ तो बहुत बुरा हुआ है, आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, उसने आपके साथ बहुत बुरा किया, ये मैं क्या कर रही हूँ, ये मैं सिंपथाइज कर रही हूँ। लेकिन एम्पथी क्या है? एम्पथी में आप इमोशनल कंपोनेंट को डिसॉल्व नहीं करते, आप उसको साइड पे रखते हो। आप उनको कहते हो मैं समझ सकती हूँ कि आपके साथ जो हुआ वो बुरा हुआ, बट
अब जो हो चुका है मैं उसे नहीं बदल सकती, बट हाँ हम इस पे काम कर सकते हैं और हम इस सिचुएशन से निकलने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, मैं उसको होपफुल कर रही हूँ, मैं उसको एनकरेज कर रही हूँ, लेकिन उसमें कोई इमोशनल कंपोनेंट ऐड नहीं कर रही। ठीक है, अब सेंसिटिविटी क्या है? सेंसिटिविटी में ये है कि आप ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर सिचुएशन आप एक इंडिविजुअल के वर्बल, उसके नॉन वर्बल बिहेवियर्स को परसीव कर सको, उसे नोट कर सको। क्या वो कंफर्टेबल है? क्या वो रेजिस्टिव तो नहीं है? क्या वो आपसे कुछ छुपाने की कोशिश तो नहीं कर रहा? स्पेशली जो लेट अडोलेसेंट्स होते हैं ना, मेल जो होते हैं, उनके कुछ बिहेवियरल इश्यूज आ जाते हैं बच्चों में। तो जब उनके साथ फैमिली मेंबर्स में से पर्टिकुलरली मदर होती हैं, तो जब वो बात कर रही होती है थेरेपिस्ट से, तो बच्चा आप देखोगे बहुत रेजिस्टिव होता है। कभी क्रॉस लेग होके बैठ रहा होगा, कभी बार बार बीच में बोलेगा नहीं ऐसा मैंने कुछ नहीं किया, नहीं मैं ऐसा नहीं करता हूँ, नहीं आपने ऐसा बोला था। तो वहां आपको रियलाइज होना चाहिए दैट इट्स एक्चुअली समथिंग मोर देन दैट। ठीक है, तो वहां आप पेशेंट के कंटेंट को जानने की कोशिश करते हो, आप उसके कम्युनिकेशन को अंडरस्टैंड करते हो, आप उसके मूड्स को, उसके कॉन्फ्लिक्ट्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हो। ठीक, जब आपको एक इंडिविजुअल के फीलिंग्स, उसके एटीट्यूड्स का अंदाजा होना शुरू हो जाए ना, आपको उसके पर्सनल न्यूरोसिस का अंदाजा होना शुरू हो जाए, जब आप उसके साथ इन कांटेक्ट होते हो, तो वहां आपको एक इंडिविजुअल को उसकी पर्सनल लाइफ प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करना, उन्हें एक्नॉलेज करना और उन्हें मैनेज करने का तरीका ढूंढना काफी इजी हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है ऑब्जेक्टिविटी। Objectivity is basically about your awareness towards your own problems. Being a therapist, आप भी बहुत कुछ फेस कर रहे हैं, सब करते हैं। ठीक है, आपका जो भी प्रॉब्लम है, पर्सनल प्रॉब्लम है, वो आपका आपकी क्लिनिक से, आपके रूम से बाहर तक रहना चाहिए। आप ये थेरापेटिक रिलेशनशिप को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब वहां जब आपको अपने प्रॉब्लम का रियलाइज हो जाता है, तो वहां एक तरह से थेरेपिस्ट को ये हेल्पफुल हो जाता है टू टॉलरेट द इरेशनल और कंट्रोवर्शियल एटीट्यूड्स ऑफ द पेशेंट। ठीक है, जब वो आपके पास आके थोड़ा सा डिल्यूजनल होकर बात करेगा, तो आपको इजी होगा टू स्टे ऑब्जेक्टिव एंड अंडरस्टैंड दैट बेसिकली ही इज आल्सो हैविंग सम काइंड ऑफ इश्यूज राइट नाउ। ठीक है, तो आप उसे टॉलरेट कर सकोगे। एक चीज याद रखिएगा, पेशेंट कुछ भी कहे, पेशेंट कुछ भी समझे, इससे पहले बीइंग अ थेरेपिस्ट आपको ये चीज याद रखनी है दैट आपकी पर्सनल फीलिंग्स कभी भी आपके थेरेपी रूट के बीच में नहीं आनी चाहिए। यू हैव टू स्टे नॉन जजमेंटल पर्सन, यू हैव टू इंस्पायर द पेशेंट। ठीक है, आपने उसकी किताब पढ़नी है, अपनी नहीं पढ़ानी। ठीक है, इस तरह से क्या होता है, आप न्यूट्रलाइज कर पाते हो अपने इमोशंस को बीइंग अ थेरेपिस्ट। आप एक तरह से एक ट्रांसपेरेंस होने से, एक मेजर ट्रांसपेरेंस इफेक्ट आने से रोक पाते हो। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? बीइंग अ थेरेपिस्ट, अगर आप बड़े रिजिड होके बैठ रहोगे ना कि मुझे तो बहुत आता है, ठीक है, या मेरा तो 8 साल 9 साल का एक्सपीरियंस है, तुम कौन है भाई, कल की खेत की मूली हो, तुम्हें क्या आता हो? दिस इज रिजिडिटी। ये आपके साइकोथेरेपेटिक अप्रोच को डिस्ट्रक्ट कर देगा, तबाह कर देगा। यू हैव टू स्टे फ्लेक्सिबल। हो सकता है जो नया आने वाला इंसान है, उसने आपने जो 8 साल में सीखा है, वो उसने 8 महीने लगाकर सीखा हो, क्योंकि वो ओरिएंटेड था that I have to learn this particular thing. I have to learn this particular therapy. I want to learn all those particular major therapies. ठीक है, हो सकता है उसको आती हो सकता है उसने इतना ज्यादा उनके बारे में पढ़ लिया हो और इसने थोड़े से टाइम में उसे इतना प्रैक्टिस कर लिया हो दैट ही इज मच मोर कैपेबल देन यू। सो इट्स वेरी नॉर्मल अगर आपको लगे दैट टेक्निकल इश्यूज की वजह से, प्रोसीजर्स की वजह से आपको लगता है आप एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड पेशेंट को नहीं देख सकते हो, यू कैन रेफर दैट पर्सन।
अगर आपको लग रहा है किसी भी तरह से पेशेंट की सेवेरिटी ऐसी है या कल्चरल अप्रोचेस की वजह से आपको लग रहा है दैट यू आर नॉट कंफर्टेबल इनफ टू वर्क विद दिस पर्टिकुलर पेशेंट, ठीक है, तो आप उसको रेफर कर सकते हो, ठीक है। यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल अबाउट इट। फिर आ जाता है एम्पैथी। जिस तरह मैंने पहले बात की, अगर एम्पैथी नहीं रखोगे बीइंग अ थेरेपिस्ट तो क्या होगा? उससे ये होगा कि आपका इंटरेस्ट पेशेंट की वेलफेयर में कम होता जाएगा। पेशेंट को लगेगा कि ही इज ऑल्सो दैट काइंड ऑफ पर्सन जो आएगा, मुझे देखेगा, मुझे उठाएगा नहीं, देख के चला जाएगा, पिक्चर बनाएगा, फेसबुक पे अपलोड करेगा, चला जाएगा। हम में और बाकी लोगों में यही फर्क है। हम हाथ बढ़ाकर सामने वाले को उठाकर फिर अपने रास्ते पे हो लेता है। हम उससे बैक टू बैक कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते, ठीक है। वी विल प्रोवाइड देम द वार्मथ, वी विल प्रोवाइड देम द सपोर्ट दे नीडेड, ठीक है। हम उस चीज को अप्रोप्रिएटली प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन हम सिंपथाइज नहीं करते। हम इमोशनल अटैचमेंट्स को डेवलप होने से रोकते हैं। बीइंग ए थेरेपिस्ट, आपने किसी भी पेशेंट के साथ इमोशनल अटैचमेंट नहीं रखनी होती, ठीक है। अब इससे क्या होता है? एम्पैथी में पता है क्या होता है? एम्पैथी आपको एक और चीज भी सिखाती है। गलतियां सबसे होती है ड्यूरिंग द थेरापेटिक ट्रायल। पेशेंट से भी बहुत सी मिस्टेक होती है, जैसे वर्कशीट कंप्लीट ना करना, एक्सरसाइज ना करना, ठीक है। अब वहां पर क्या है? यू हैव टू टॉलरेट हिज मिस्टेक्स, ठीक है। आपने उसको जज नहीं करना, आपने उसकी सेंस ऑफ वैल्यू को डेवलप करना है। You have to make him realize that these things are integral part of your life. They are like a medicine for you. You have to work on them, जो मैं आपको बता रही हूँ, ताकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपकी ये चीजें सॉल्व होने लगे, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, आप पेशेंट के साथ काम करते हो। फिर कौन सी ऐसी डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसीज हैं? अगर अच्छी चीजें जो इन पेशेंट में होनी चाहिए हमने उन पे बात कर ली, तो क्या कोई डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसीज भी हैं बीइंग अ थेरेपिस्ट, जो एक थेरेपिस्ट में अगर हो तो प्रॉब्लमैटिक हो सकती हैं, ठीक है। या कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको आपने अवॉइड करना होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, यू हैव टू अवॉइड डोमिनेटिंग एटीट्यूड, यू हैव टू अवॉइड अथॉरिटेरियन एटीट्यूड। थोड़ी सी अपनी सुनो, थोड़ी सी उसकी सुनो, ठीक है। मिलजुल के साथ चल के थेरापेटिक रिलेशन डेवलप होता है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम जब क्रिएट होती है, आपका जब म्यूचुअल कम्युनिकेशन क्रिएट होता है, तब आपका थेरापेटिक रिलेशनशिप डेवलप होता है, ठीक है। अब अगर आप डोमिनेटिंग हो गए, अगर आप अथॉरिटेरियन हो गए, उससे क्या होगा? उससे आपकी अपनी सेल्फ ग्रोथ भी खराब होगी कि मुझे तो सब आता है। आप इनफ्लेक्सिबल हो गए, आप रिजिड हो गए, तो आपकी सेल्फ ग्रोथ वहीं रुक गई, आपकी डेवलपमेंट वहीं रुक